देश की आज़ादी को 75 साल हो गए और 75 साल की आज़ादी में देश में हम लोगों के हालात कोई अच्छे नहीं हैं। अगर हम पिछड़े वर्ग की बात करें तो आज़ादी के 75 साल में देश में जानवरों की गिनती हुई, कुत्तों की गिनती हुई, हिजड़ों की भी गिनती हुई, मगर पिछड़ों की गिनती नहीं हुई। जो देश की आधी से अधिक आबादी है, 52% जिसकी आबादी है, उनकी गिनती आज़ादी के 75 साल में नहीं हुई। कभी कभी हम अपने पिछड़े वर्ग के लोगों को पूछते हैं कि दुनिया में कितने अजूबे हैं, तो हमारे पिछड़े वर्ग के लोग हमको बताते हैं, पढ़े लिखे लोग, कि दुनिया में 8 अजूबे हैं। तो हमने कहा अपनी तरफ नहीं देखा क्या? बोले इसका क्या मतलब है अध्यक्ष जी? हमने कहा इसका मतलब ये है कि जिस देश में लोकतंत्र हो और हमारी आबादी ही आधे से अधिक हो, उस देश में अगर हम अपनी गिनती आज़ादी के 75 साल में नहीं करवा पाए तो दुनिया में जो 7 अजूबे हैं वो तो हैं, 8वें हम खुद ही हैं। तो ये 8वें अजूबे हम पिछड़े वर्ग के लोग ज़्यादा दिन तक बने रहना नहीं चाहते, इसलिए ये परिवर्तन यात्रा चला है। लेकिन केवल पिछड़े वर्ग के लोगों के हालात खराब हैं, इतना तक ही मामला नहीं है। शेड्यूल कास्ट के लोगों के भी हालात बहुत ज़्यादा खराब है। आप लोग खबर देखते होंगे, सुनते होंगे, सोशल मीडिया में तमाम खबरें आ रही है। कहीं मूंछ रखने की वजह से हत्या हो जा रही है, तो कहीं घोड़ी पर चढ़ने की वजह से पीट लिया जा रहा है, कहीं जय भीम बोलने की वजह से हत्या हो जा रही है। तो क्या शेड्यूल कास्ट के लोगों की स्थिति देश में अच्छी है? बैकवर्ड क्लास की स्थिति खराब है, शेड्यूल कास्ट की स्थिति खराब है। आदिवासियों के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा कि जिस इलाके में आदिवासी रहते हैं वहां के जल पर, जंगल पर, जमीन पर आदिवासियों का ही अधिकार होना चाहिए। लेकिन आज़ादी के 75 साल में आदिवासियों को उनका अधिकार नहीं मिला, लेकिन आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन पर पूंजीपतियों का कब्जा कराने की कोशिश चल रही है और आदिवासियों को उनके जल, जंगल, जमीन से खदेड़ा जा रहा है। जब आदिवासी इसका विरोध करते हैं तो उन्हें नक्सलाइट घोषित किया जाता है और गोलियों से मार दिया जाता है। मतलब इस देश में पिछड़े वर्ग के हालात तो खराब हैं ही हैं, शेड्यूल कास्ट के भी हालात खराब हैं, शेड्यूल ट्राइब मतलब आदिवासियों के भी हालात खराब हैं। और देश के अंदर जो माइनॉरिटी के लोग हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो जैन हो, उनके भी हालात खराब हैं। आप खबर सुनते होंगे, किसी मुसलमान को चौराहे पर पीट लिया गया, मॉब लिंचिंग का शिकार बना लिया गया। खबरें टीवी में और सोशल मीडिया में आती हैं। चर्चेज पर हमले हो रहे हैं, चर्चों को जलाया जा रहा है। बुद्धिस्टों की जो बड़ी बड़ी विरासत है, जैसे अयोध्या एक बुद्धिस्टों की बड़ी विरासत है, जब वहां खुदाई हुई तो उसके नीचे क्या निकला? सारा बुद्ध के जो स्तूप बनवाए थे वो सारा का सारा निकला। ऐसे तमाम जो बुद्धिस्टों की विरासत है उस पे ब्राह्मणों ने कब्जा करके रखा हुआ है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि देश में जिनकी संख्या 85 से 90% है, अगर पिछड़े वर्ग की आबादी जोड़ा जाए, शेड्यूल कास्ट की आबादी जोड़ा जाए, शेड्यूल ट्राइब की आबादी जोड़ा जाए और माइनॉरिटी की आबादी जोड़ा जाए, तो ये सब मिलाकर कितने हो जाएंगे? तो ये सब मिलाकर 85 से 90% ये आबादी हो जाएगी। तो ये जो 85 से 90% लोग हैं वो देश में अधिकार वंचित हैं। शेड्यूल कास्ट का आरक्षण का कोटा आज तक पूरा नहीं हुआ, शेड्यूल ट्राइब का कोटा आज तक पूरा नहीं हुआ। पिछड़े वर्ग के लोगों को संख्या 52% है, उन्हें मंडल कमीशन जब लागू हुआ तो 27% आरक्षण मिला और जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो 27% में भी क्रीमी लेयर लगा दिया। और क्रीमी लेयर का मतलब है जिसके पास दांत है उसको चना नहीं मिलेगा, और जिसके पास दांत ही नहीं है उसको चना इसलिए नहीं मिल सकता क्योंकि वो चना खा नहीं सकता। तो ओबीसी का आरक्षण ऊपर से भी खत्म हो गया, नीचे से भी खत्म हो गया। क्या पिछड़े वर्ग के लोगों को इस बात की जानकारी है? बहुत सारे पिछड़े वर्ग नौकरी में चले गए, 27% आरक्षण कोटे से चले गए, लेकिन उनको पूछो मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़ा है क्या? पढ़ा नहीं। पूछो देखा है क्या? तो देखा भी नहीं। पढ़ा भी नहीं, देखा भी नहीं, लेकिन 27% आरक्षण लेके नौकरी में चले गए।
अगर जिस आरक्षण की वजह से नौकरी में गए तो ये सोचना चाहिए आखिर ये आया कैसे, ये मिला कैसे, इसकी लड़ाई किसने लगी। आज शेड्यूल कास्ट के भी बहुत सारे लोग आरक्षण की वजह से नौकरियों में, उनको भी सोचना चाहिए कि आरक्षण की लड़ाई आखिर लड़ी किसने और क्यों हमको आरक्षण मिल रहा है। और अगर हमको आरक्षण मिल रहा है और आरक्षण की वजह से हम नौकरी कर रहे हैं तो हमारी समाज के लिए क्या जिम्मेदारी है। जब आरक्षण की लड़ाई लड़ी गई तो हम में से कोई नहीं था। जब आरक्षण की लड़ाई लड़ी गई तो हम में से कोई लड़ने में नहीं था, लेकिन आज फायदा तो हम ही लोग उठा रहे हैं। तो हमारे बाप दादा, हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी तो उसका फायदा आज हम उठा रहे हैं। लेकिन अगर आज हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो आने वाली पीढ़ियां फिर से गुलाम हो जाएंगी। इस बात को समझने की जरूरत है। देश में अंग्रेज थे तो हमारे बुजुर्गों को यह बात बताई गई थी, समझाई गई थी कि अंग्रेजों की वजह से तुम्हारी समस्याएं हैं, अंग्रेजों को भगा दो, तुम्हारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अंग्रेजों को भगाए हुए 75 साल हो गए, कौन सी समस्या का समाधान हो गया? क्या शेड्यूल कास्ट की छुआछूत की समस्या का समाधान हो गया? आज भी गांव में यह हालत है कि अगर कुत्ता थाली चाट ले तो पवित्र है, लेकिन कोई अनुसूचित जाति का आदमी अगर थाली छू ले तो थाली अपवित्र हो जाती है, घर से बाहर कर दिया जाता है। गिलास छू ले तो गिलास घर से बाहर हो जाता है। तो अंग्रेज तो चले गए, अंग्रेजों के 75 साल में ये स्थिति क्यों है? आज भी पिछड़े वर्ग के लोगों को उनका हक अधिकार नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? कौन लोग रोक के रखे? अब तो अंग्रेज नहीं है, कौन लोग रोक के रखे हैं? इसको समझने की जरूरत है। तो जब इस बात के बारे में जाना गया, समझा गया, तो ये बात पता चली कि अंग्रेज बाद में आए। अंग्रेजों और मुगलों के पहले इस देश में ब्राह्मण यूरेशिया से चलकर आए और ब्राह्मणों ने इस देश में वर्ण व्यवस्था बनाई, जाति व्यवस्था बनाई। पिछड़े वर्ग के लोगों को शूद्र घोषित किया, अनुसूचित जाति के लोगों को अछूत घोषित किया। लेकिन आज पिछड़े वर्ग के लोग सोचते हैं कि नहीं, अनुसूचित जाति के लोग शूद्र हैं, हम तो वैश्य हैं या क्षत्रिय हैं, ये सोचते हैं। और इसकी वजह से ना इधर के रह जाते हैं ना उधर के रह जाते हैं, क्योंकि वो क्षत्रिय वैश्य अपने को सोचते हैं, क्षत्रिय वैश्य उनको क्षत्रिय वैश्य मानते नहीं है, तो किसी तरफ के नहीं रह जाते हैं। तो इसको भी समझने की जरूरत है। जो अनुसूचित जाति के लोग हैं वो अछूत हैं, उनको बाइकाट किया गया, गांव के दक्षिण दिशा में बसाया गया। और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो शूद्र हैं, और शूद्रों का काम ब्राह्मणों ने दिया कि सेवा करो। कहा सेवा क्यों करे? कहा जो तुम इस जन्म में शूद्र के घर पैदा हो गए हो, ये पुराने जन्मों का पाप है। अगर अगला जन्म सुधारना चाहते हो और ब्राह्मण के घर पैदा होना चाहते हो तो हमारी निष्काम भाव से ब्राह्मणों की सेवा करो। हमारी हजारों पीढ़ियों ने निष्काम भाव से ब्राह्मणों की सेवा किया। यादव जी दूध दही घी पैदा करते थे, मुफ्त में पंडित को खिलाने का काम किया। पटेल जी अनाज पैदा करते थे, मुफ्त में खिलाने का काम किया। मौर्य जी सब्जी पैदा करते थे, मुफ्त में खिलाने का काम किया। नाई जी दाढ़ी बाल बनाने का काम करते थे, मुफ्त में बनाने का काम किया। कुम्हार बर्तन बनाने का काम करते थे, बर्तन देने का काम किया। कहार पानी भरने का, डोली धोने का काम करता था, वो काम किया। निषाद नाव चलाने का काम करता था तो नाव पार करने का काम किया। रामचंद्र जी की जो नाव पार किया था निषादों ने, अभी तक उतराई मिली नहीं है निषादों को, तब का उधार अभी तक बचा हुआ, अभी मिला नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि हमारे लोग मुफ्त में सेवा करते थे और सेवा के बदले में कहा कुछ सोचना मत कि कुछ मिलना चाहिए। अगर कुछ सोच लिया कि सेवा के बदले में कुछ मिलना चाहिए, तब तो फिर तुम अगले जन्म में शूद्र हो जाओगे। इसलिए निष्काम भाव से सेवा करो। हमारी हजारों पीढ़ियों ने निष्काम भाव से सेवा किया, लेकिन ब्राह्मण नहीं हुए। अब आप कहेंगे इस जन्म का पता है, ब्राह्मण नहीं हुए, अगले जन्म का कैसे पता है? अरे तो हमारी संख्या 52% है। अगर हमारे आधे भी लोग ब्राह्मण हो जाते अगले जन्म में तो 25% ही मान लो। 25 हमारे और 3.5 ब्राह्मण, तो ब्राह्मण कितने हो जाते? 28.5%। आज 3.5 से भी कम हो गए। आज गिनती हो जाए 2.5%, 1.5% पे ब्राह्मण ना आ जाए, वो तो कम हो गए। अगर कम हो गए तो हमारे लोग अगले जन्म में कैसे ब्राह्मण हो गए? हुए नहीं, मतलब मूर्ख बनाने का धंधा है। और फिर ब्राह्मणों ने कहा स्त्री शूद्रो विद्या ना देताम, स्त्री और शूद्र को
पढ़ने का अधिकार नहीं है। अगर स्त्री पढ़ लेगी तो पाप लगेगा, अगर शूद्र पढ़ लेगा तो पाप लगेगा। इसलिए ज्योतिबा फूले ने जब 1848 में हमारी लड़ाई शुरू किया तो ज्योतिबा फूले ने कहा बिना विद्या के मति नहीं, बिना मति के गति नहीं, बिना गति के वित्त नहीं, बिना वित्त के शूद्र टूटे। ये किसने कहा? ये ज्योतिबा फूले ने कहा, क्योंकि ज्योतिबा फूले जानते थे कि अंग्रेज तो बाद में आए, इन्होंने तो हमको पढ़ने का अधिकार दिया, लेकिन ये जो ब्राह्मण आए ये तो पहले आए और इन्होंने हमको पढ़ने लिखने से रोका। इसलिए ज्योतिबा फूले ने खुद शूद्रों को पढ़ाने का काम किया और अपनी पत्नी माता सावित्री बाई फूले को पढ़ाया और महिलाओं को पढ़ाने के काम पर लगाने का काम किया। ये कब शुरू किया? 1848 में, जब गांधी जी पैदा नहीं हुए थे। गांधी जी को तो हम सब लोग जानते हैं, गाना भी गाते हैं, दे दी हमें आजादी बगैर खड़क बगैर ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, ये गाना भी गाते हैं। लेकिन जिन ज्योतिबा फूले ने इतना त्याग करके हमारे लोगों को पढ़ाने लिखाने का काम शुरू किया, क्या ज्योतिबा फूले और माता सावित्री बाई फूले के बारे में हम लोग जानते हैं? जब माता सावित्री बाई फूले पढ़ाने के लिए जाती थी तो उस समय हमारे समाज के लोग ही सोचते थे कि महिलाओं को पढ़ने से तो धर्म भ्रष्ट हो जाता है, इससे पाप लगेगा। तो हमारे समाज की महिलाएं ही सावित्री बाई फूले को गाली देती थी, उनके ऊपर कीचड़ फेंकती थी, उनके ऊपर गोबर फेंकती थी और कहती थी ये उल्टा पैदा हो गई है समाज में जो महिलाओं को पढ़ाने चली है। इतना ज्यादा अन्याय और अत्याचार सह करके भी राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और माता सावित्री बाई फूले ने पढ़ाने लिखाने का काम किया। आज भले पिछड़े वर्ग के लोग कम जागृत हैं, लेकिन जब ये लड़ाई शुरू हुई आधुनिक भारत में तो उस लड़ाई को शुरू करने का काम पिछड़े वर्ग के लोगों ने किया। ज्योतिबा फूले और माता सावित्री बाई फूले ने 1848 में, जब गांधी जी पैदा नहीं हुए थे, तब इस लड़ाई को शुरू करने का काम किया। और ज्योतिबा फूले ने कहा कि जैसे बाल काटना नाई का धर्म नहीं है, धंधा है, वैसे कर्मकांड कराना ब्राह्मण का धर्म नहीं है, धंधा है। जिंदा भी खाता, मरने के बाद भी खाता। बच्चा हमारे लोग पैदा करते हैं और नाम रखना हो तो पंडित जी को पूछना पड़ता है। बच्चे को पढ़ा लिखा करके मास्टर बना दिया, डॉक्टर बना दिया, वकील बना दिया, उसकी सारी डिग्री फेल है शादी के समय। और जो अनपढ़ अंगूठा टेक ब्राह्मण है उसकी डिग्री ही शादी में मान्य होती है, बाकी कोई डिग्री मान्य नहीं होती है। कोई ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट आदमी अपने भाई की, अपने बेटे की शादी करवा नहीं सकता है। अनपढ़ ब्राह्मण करा सकता है, लेकिन अगर हम संस्कृत में विद्वान हैं तब भी करा नहीं सकते हैं। बच्चे हम पढ़ाए, शादी वो कराएगा। बच्चे हम पैदा करें, नाम वो रखेगा। तो पहले का नाम उठा कर देख लो कैसे होता था, निरहु, घुरहु, कतवारू, फेंकू, बहाव, होता था कि नहीं होता था? ये नाम किसने रखा? ये नाम ब्राह्मणों ने रखा। आगे राम पीछे राम। क्यों रखा ब्राह्मणों ने ऐसा नाम? ताकि जाति पूछे बगैर ही चौराहे पर पता चल जाए ये कौन सी बिरादरी का, शूद्र वर्ण का है, अछूत का है। जाति ना पूछना पड़े, जैसे आपसे नाम पूछे तो आप मन दबा के बताओगे फेंकू, बहाऊ, निरहु, घुरहु, तो आगे पूछने की जरूरत है कौन सी जाति के हो, ऐसे ही जान जाएगा कौन सी जाति का। और जिस जाति के हो वैसा ही व्यवहार करने का काम करेगा। तो ये जो है, लेकिन उसके लिए भी पैसा लेता है। ये खराब नाम रखने के लिए भी दक्षिणा लेता है, पैसा लेता है। ऐसा नहीं मुफ्त में रखता है। नाम रखेगा पैसा लेगा, शादी कराएगा पैसा लेगा, गृह प्रवेश कराएगा पैसा लेगा। ये तो जिंदा वाला मामला है। जिंदा तो खाता ही खाता है, मरने के बाद भी नहीं छोड़ता है। जब हमारे घर में किसी के घर के आदमी मर जाते हैं तो उसका लड़का जाता है पंडित के पास और कहता हमारे पिताजी तो चले गए पंडित जी, थोड़ा पता करो उनकी आत्मा को शांति मिल गई है कि नहीं मिल गई। तो अगर पंडित कह दे कि पिताजी की आत्मा को शांति मिल गई तो पंडित का धंधा बंद। कौन खिलाएगा? जब शांति मिल गई तो मिल गई, बात खत्म हो गई। तो पैसा कौन देगा, खिलाएगा कौन? कहता अभी भटक रही है, भटक रही है, हंसुआ रख के या गड़ासा रख के सोना सर के पास, नहीं तो रात में आके परेशान भी कर सकती। तो सोते हैं नहीं सोते मरने के बाद? कोई कुल्हाड़ी रख के सोता है, कोई हंसिया रख के सोता है, कोई खुरपा रख के सोता है, कोई हाँ मतलब लोहा रख के पानी नहीं चाहिए, लोहा रख के सोता है। लोहा रहेगा तो रक्षा करेगा।
मुझे ये आज तक समझ में नहीं आया, जो पिताजी खुद अच्छे कपड़े नहीं पहने हमको पहनाए, जो पिताजी खुद अच्छा खाना नहीं खाए हमको अच्छा खिलाए, जो पिताजी ये सोचे कि चलो हम तो नहीं पढ़ लिख पाए, हम मजदूरी कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं, लेकिन हमारा लड़का पढ़ के डॉक्टर बन जाए, मास्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, प्रोफेसर बन जाए। मतलब पिताजी सारा त्याग करके हमको अच्छा बनाने में लगे हुए थे जीवन भर। वो पिताजी मरने के बाद हमें परेशान करने आएंगे, ये कैसे होगा? ये तो मुझे समझ में नहीं आया आज। जो पिताजी इतना जो है खुद अपना त्याग करके हमको आगे बढ़ाने में लगे थे, वो मरने के बाद हमें क्यों परेशान करेंगे? परेशान ही नहीं करेंगे, लेकिन हमारे दिमाग में डर बिठाया ब्राह्मणों ने कि वो परेशान करेंगे ताकि हम ब्राह्मणों को दक्षिणा दें, पैसा दें, उनको खिलाएं। परेशान नहीं करेंगे। क्यों परेशान नहीं करेंगे? आप लोग जब बीमार होते हो तो डॉक्टर के पास जाते हो कि नहीं जाते हो? तो डॉक्टर जांच लिखता है। आजकल बगैर जांच लिखे तो कोई इलाज होता नहीं है। जितने बड़े डॉक्टर के पास जाओ उतनी बड़ी जांच लिखता है, तो बड़ी बड़ी जांच लिखा जाता है। कोई MRI लिखता है, कोई CT स्कैन लिखता है, कोई एक्सरे लिखता है, कोई अल्ट्रासाउंड लिखता है ना। तो किसी जांच में ये निकल कर आया कि आत्मा में थोड़ा गड़बड़ी आ गई है, इसलिए तबीयत खराब हो गई है। ऐसा कभी सुना आप लोगों ने? ऐसा कभी सुना कि आत्मा में थोड़ी गड़बड़ी आ गई है इसलिए तबीयत खराब चल रही है? जब ऐसा नहीं आया तो इसका मतलब यह है कि शरीर में आत्मा होती नहीं है। हर अंग का आ जाता है, बस आत्मा का ही नहीं आ रहा है। जब आत्मा होगी तब ना आत्मा का आएगा। जब आत्मा होगी ही नहीं तो आत्मा का आएगा नहीं। डॉक्टर साहब बैठे, इन्हीं को पूछ लीजिए, यही कह देंगे आत्मा नहीं होती है। बताइए डॉक्टर साहब, होती है कि नहीं होती है? नहीं होती। डॉक्टर साहब कह रहे हैं नहीं होती है। अब जब डॉक्टर साहब कह दिए नहीं होती है तो डॉक्टर साहब तो जानते हैं ना शरीर में क्या क्या होता है, इसी को तो पढ़ाई पढ़े। तो जब डॉक्टर साहब कह दिए नहीं होती है तो इसका मतलब नहीं होती है। तो फिर आत्मा कहाँ है? आत्मा कहीं नहीं है। आत्मा का डर हमारे दिमाग में ब्राह्मणों ने घुसा दिया है। क्यों घुसा दिया है? ताकि उनकी रोजी रोटी चलती रहे। इसलिए आत्मा का डर हमारे लोगों के दिमाग में घुसा दिया है कि आत्मा परेशान करेगी। केवल एक बार नहीं खाते, एक बार कहते हैं 51 ब्राह्मण खिलाओ, 101 ब्राह्मण खिलाओ, 501 ब्राह्मण खिलाओ तो खाते ही है। कभी कभी इतने ब्राह्मण बता देते हैं कि उतने ब्राह्मण इलाके में ढूंढने से नहीं मिलते, क्योंकि ब्राह्मणों की संख्या 3%, तो उतने कहां से मिलेंगे? तो हमारा आदमी बहुत खोजता है, नहीं पूरा होता तो फिर पुरोहित के पास जाता, कहता पुरोहित जी जितना ब्राह्मण आपने बताया उतने मिल नहीं रहे इलाके में खाने वाले। तो पंडित कहता नहीं मिल रहे खाने वाले तो हम लेके आ जाएंगे, आप उसकी चिंता मत करो जजमान। जजमान आप उसकी चिंता मत करो, आप दक्षिणा की चिंता करो। दक्षिणा की व्यवस्था आप रखो, ब्राह्मण की व्यवस्था हम कर लेंगे। तो ये ब्राह्मणों के लूटने का धंधा है। जिंदा भी खाता है और मरने के बाद भी खाता है। इसलिए ज्योतिबा फूले ने लिखा, जैसे बाल काटना नाई का धर्म नहीं है, धंधा है, वैसे कर्मकांड कराना ब्राह्मण का धर्म नहीं है, धंधा है। लेकिन हमारे लोग धर्म समझते हैं। और अगर पुरुष लोग समझ भी जाएं और कह दें कि इस बार पंडित को नहीं खिलाएंगे तो महिलाएं क्या कहेंगी? बगैर पंडित को खिलाए कैसे होगा? खिलाना तो जरूर पड़ेगा। तो पुरुष कहता है क्या करें, घर में बड़ी दिक्कत हो जा रही है, हम तो बात समझ गए हैं लेकिन महिलाएं नहीं समझ रही हैं। तो पुरुष लोग अकेले मीटिंग में आ जाते हैं, महिलाओं को नहीं लाते हैं, तो महिलाएं कैसे समझेंगे? अब यहाँ आ गई हैं महिलाएं, जो महिलाएं आ गई हैं और वो समझ जाएंगी। महिलाओं के समझने का एक फायदा होता है। कुछ लोग कहते हैं महिलाओं को जो बात पता चल जाए वो बात बहुत सारे लोगों को पता चल जाए। क्यों कहते हैं? उसका ब्राह्मणों ने गलत तरीके से प्रचार किया, जबकि इसका सही ये है कि अगर एक महिला को आप शिक्षित करोगे तो हजारों महिलाओं को वो शिक्षित कर सकती है। जो उसके संपर्क में होगा उसको बताने का काम करे। अगर कोई महिला एक साड़ी भी लेके आती है ना खरीद के मार्केट से, तो मोहल्ले भर के महिलाओं को दिखाती है, देखा बहनी ये साड़ी लेके आ, दिखाती कि नहीं दिखाती? अब आप लोग मीटिंग में बैठे हैं, जाएंगे, पता नहीं किसी को बताएंगे नहीं बताएंगे, मुझे इस पे कोई यकीन नहीं है।
लेकिन महिलाएं बैठी हैं, महिलाएं जाएंगी जब यहाँ से, वो जरूर 2-4 महिलाओं को बताएंगी। इसका मुझे पूरा यकीन विश्वास है कि महिलाएं जरूर बताएंगी। तो इसलिए अगर महिलाओं को समझाया जाए तो कई पीढ़ियां समझ जाती है, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि महिलाएं कई परिवार से जुड़ी होती हैं। मायके जाएंगी वहाँ भी बताएंगी, यहाँ जाएंगी यहाँ भी बताएंगी, रिश्तेदारी में जाएंगी वहाँ भी बताएंगी, तो बताने का काम करती है। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि ये ब्राह्मणों ने हमारे लोगों को गुलाम बनाने का काम किया अंग्रेजों और मुगलों के आने के पहले। तो जो लोग हमारे राशन पर पल रहे थे, तो हमारे ही राशन पे न पल रहे थे, बच्चा पैदा करे तो हम खिलाएं, शादी करें तो हम खिलाएं, गृह प्रवेश करें तो हम खिलाएं, मर जाए हमारे घर में कोई तो भी हम खिलाएं, और हर साल पितरपक्ष में भी आ जाते हैं। नहीं आते क्या? आ जाते हैं। कहते जो हमको खिलाओगे वहां पिताजी को मिलेगा। हमारे एक यादव जी थे अलीगढ़ के, तो वो भी हर साल देते थे पंडित जी को। तो जब समझ गए बात तो पंडित जी आए, तो कहा पंडित जी जितना दिया अभी तक सब मिल गया पिताजी को? बोले वो तो जाता ही है, जो हमको दोगे वो पिताजी को मिलेगा ऊपर। बोले बड़ी अच्छी बात है। तो ये 200 ग्राम की हमारी मोबाइल है, ये भी इस बार हम आपको देते हैं। जब जितना हम आपको देते हैं सब पिताजी को ऊपर मिल रहा है, तो ये जो मोबाइल है ये भी हम आपको देते हैं, और ये मोबाइल भी पिताजी तक पहुंचा दो। पंडित समझ नहीं पा रहे क्या कहें। तो कहे ये मोबाइल क्या करेंगे पिताजी? अरे कहे इतना दिन से तुमको दिए जा रहे हैं, तुम कह रहे हो पिताजी के पास पहुंच रहा। अरे पहुंच रहा नहीं पहुंच रहा ये पता कैसे चलेगा? मोबाइल पहुंच जाएगी, बात हो जाएगी, और बात हो जाएगी तो पता चल जाएगा तुम पहुंचा रहे हो कि अपने घर में रख रहे हो। तो पंडित समझ गए, लग रहा है यादव जी का दिमाग किसी ने खराब कर दिया है। तो पंडित जी ने कहा यादव जी आपसे हाथ जोड़ते हैं, ये हम लोगों के कमाने खाने का धंधा है, कहीं कुछ नहीं पहुंच रहा है, सब कुछ हम ही लोग ले रहे हैं। अब हम आपके पास कभी नहीं आएंगे, आप हमको माफ करिए। तो ये ज्योतिबा फुले जानते थे ये धर्म नहीं है, धंधा है। हमारे कुछ मित्र इस बार चुनाव लड़े थे, तो हमने कहा क्या अनुभव रहा? कहे साहब अनुभव तो बहुत रहे, लेकिन उसमें एक अनुभव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहा था। हमने कहा क्या महत्वपूर्ण रहा? कहा जब हम महिलाओं से वोट मांगने जा रहे थे, तो महिलाएं कह रही थी अरे नमक खाया है मोदी जी का। क्या कह रही थी? अरे नमक खाया है मोदी जी का। नमक हरामी कैसे करें? नमक हरामी कैसे करे? हमारा आदमी ईमानदार आदमी है ना, सोच लिया अरे नमक खाया है तो जिसका नमक खाया है उसके खिलाफ में कैसे काम करे। हमने कहा भाई हजारों साल से तो हम लोग नमक खिला रहे ब्राह्मणों को, जन्म से लेकर के मरने के बाद तक नमक हम ही खिला रहे ब्राह्मणों के। वो हमारे नमक के साथ इंसाफ तो आज तक नहीं किए। वो तो जितना हमने उनको खिला के मोटा किया उतना ही चाल लात और बढ़ा दिया उन्होंने हमारे ऊपर। उन्होंने तो हमारे नमक के साथ इंसाफ कभी नहीं किया, कभी नहीं सोचा कि हमने बैकवर्डों का नमक खाया है, शेड्यूल कास्ट के लोगों का नमक खाया है, ऐसा कभी नहीं सोचा। तो हम क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि हम ईमानदार हैं इसलिए हम सोच रहे हैं। लेकिन हमें यह भी समझने की जरूरत है कि जो नमक है वो मोदी के बाप का और मोहन भागवत के घर का नहीं है। वो नमक कहाँ से आया? आप लोग साड़ी पहने हो ना, तो साड़ी खरीदते हो तो इसका रेट अलग है और इस पर सरकार का टैक्स अलग है। तो जब आप साड़ी खरीदते हो, बिंदी खरीदते हो, कपड़ा खरीदते हो, जो भी खरीदते हो उस पे सरकार को टैक्स जाता है। जूता, चप्पल, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, जो भी आप खरीदते हो उस पे सरकार को टैक्स जाता है। टैक्स कौन देता है? हम ही आप देते हैं। जो खरीदता है वही देता है, वही टैक्स का पैसा सरकार के पास जाता है। मतलब जो हम सामान खरीद रहे हैं उसमें हम एक्स्ट्रा सरकार को पैसा दे रहे हैं कि देश चलाओ, देश का विकास करो। इसके लिए जो सामान हम खरीद रहे हैं उसमें थोड़ा ज्यादा पैसा दे रहे हैं कि सरकार के पास वो पैसा जाए और सरकार उससे देश का विकास करे। तो वही पैसा सरकार के पास जाता है। और जो नमक आधा आ रहा है और आधे में पत्थर आ रहा है, नमक को पानी में डालो तो आधा नमक निकलेगा, आधा पत्थर निकलेगा।
तो ये जो आधा नमक और आधा पत्थर आ रहा है, ये आधा नमक और आधा पत्थर, ये मोदी के नमक, मोदी का नहीं है, ये हमारा ही नमक है, क्योंकि हमने ही पैसा दिया है। ये किसी ने अपने घर से नहीं दिया है, ये हमारा, ये देश का नमक है। और देश का नमक है तो देश के साथ नमक हलाली करने की जरूरत है, किसी मोदी योगी के साथ करने की जरूरत नहीं है। ये देश का नमक है तो देश के साथ हमको ईमानदार रहने की जरूरत है। लेकिन देश के साथ मोदी योगी गद्दारी कर रहे हैं, वो ईमानदारी नहीं कर रहे हैं, वो गद्दारी करने का काम कर रहे हैं, पूरा देश बेचने का काम कर रहे हैं। मोदी जी जब आए थे तो क्या कहा था, देश नहीं बिकने दूंगा। तो हमारे लोगों ने सोचा, लग रहा अमेरिका को बैनामा होने वाला था, मोदी जी आ गए तो बस रुक गया, चलो बहुत अच्छी बात हो गई। तो मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, तो कहा, जब बन गए पहले कहा देश नहीं बिकने दूंगा, जब बन गए तो कहा देश नहीं बचने दूंगा। तो देश नहीं बिकने दूंगा ये तो जोर से कहा माइक पे, तो सबको सुनने में आया। और देश नहीं बचने दूंगा ये मन ही मन कहा तो कैसे सुनेगा, किसी के मन की बात कोई सुन पाएगा। कसम खा लिया मोदी जी ने, जब तक देश की एक एक प्रॉपर्टी अडानी और अंबानी को नहीं दे दूंगा, इस देश में पिछड़ों को, शेड्यूल कास्ट के लोगों को अज्ञानी नहीं बना दूंगा, जाहिल नहीं बना दूंगा, सारी नौकरी इनका नहीं छीन लूंगा, सारा रोजगार, सारी जमीन नहीं छीन लूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा, यह मोदी जी ने कसम खा ली। तो मोदी जी दिन रात किस बात के लिए काम कर रहे हैं? मोदी जी दिन रात इस बात के लिए काम कर रहे हैं, कैसे आपके बच्चों को शिक्षा ना मिले। प्राइमरी स्कूल में बच्चे जाते हैं ना, किताब भूल जाते हैं, कटोरा नहीं भूलते, खिचड़ी खा के चले आते हैं। अब कक्षा 8 तक पास होने में तो कोई टेंशन ही नहीं है, काखा गाघा लिखना आए या ना लिखना आए, लेकिन वो कक्षा 8 तो पास हो ही जाएगा, क्योंकि सरकार ने कहा फेल ही मत करो, क्योंकि पहले क्लास में फेल कर दोगे तो इसका गार्जियन जाग जाएगा, बोलेगा लड़का पढ़ नहीं रहा, लग रहा फेल हो रहा है, देखो तो इसको थोड़ा। और जब पास ही होता जाएगा तो गार्जियन अपना काम करेगा, वो पास हो जाएगा, लेकिन कुछ उसको आएगा जाएगा नहीं। और जब कक्षा 8 पास हो जाएगा, उसको कहो अपना नाम लिख, अपने माँ का नाम लिख, अपने बाप का नाम लिख, अपने बाबा का नाम लिख, अपने दादी का नाम लिख, 5 नाम अगर सही लिखवा लो तो जानो कक्षा 8 पास जो हो रहे हैं अभी, उनसे 5 नाम सही लिखवा लो तो जानो 90% सही नहीं लिख पाए। और जब 90% सही नहीं लिख पाएंगे तो कौन सा डॉक्टर बनेंगे, कौन सा मास्टर बनेंगे, कौन सा इंजीनियर बनेंगे, कौन सा वकील बनेंगे, कौन सा प्रोफेसर बनेंगे। मतलब आपकी जड़ों में गर्म पानी डाला जा रहा है। बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। पहले लोग गरीब थे, मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ा लिए क्योंकि शिक्षा सस्ती थी। आज जो मजदूरी कर रहा है, जो खेती किसानी कर रहा है, अपने बच्चे को पढ़ा पाएगा? नौकरी करने वाला पढ़ाने की स्थिति में नहीं है, खेती किसानी और मजदूरी वाला कैसे पढ़ाएगा? पढ़ा नहीं पाएगा, पढ़ा नहीं पाएगा तो कहां जाएगा? नरेगा में मजदूरी करने के लिए जाएगा। हम भी नरेगा में मजदूरी करें और बेटा भी नरेगा में मजदूरी करे, बेटी भी नरेगा में मजदूरी करे। ये व्यवस्था मोदी जी और ये सरकार बनाने का काम कर रही है। इसको हम लोगों को समझने की जरूरत है। कुछ लोग जो जागृत हैं अपने बच्चे को नर्सरी में पढ़ाते हैं, लेकिन जब डॉक्टर बनाने के लिए 50 लाख रुपया लगेगा, 1 करोड़ रुपया लगेगा, 2 करोड़ रुपया लगेगा, तो कहां से आएगा? नर्सरी तक तो हमारी पहुंच है, चलो पेट काट के पढ़ा लेंगे, लेकिन उसके आगे का क्या होगा? दूसरी तरफ जो पढ़ ले रहे हैं, BA MA MSc कर ले रहे हैं, उनको रोजगार कहां है? नौकरी कहां है? जब नौकरी नहीं मिल रही पढ़े लिखे लोगों का, तो पढ़ने वालों का भी और गार्जियन का भी दिमाग क्या बन रहा है? अरे जब पढ़ने से नौकरी ही नहीं मिल रही है तो ज्यादा पढ़ने से क्या फायदा है? कोई अपना रोजी रोटी देखो। तो सरकार ने क्या कहा? स्किल डेवलपमेंट करेंगे। और अगर कुम्हार है तो कुम्हार का काम सीख ले, अगर नाई है तो बाल काटने का काम सीख ले, अगर बढ़ई है तो लकड़ी का काम सीख ले, अगर लोहार है तो लोहे का काम सीख ले, और अगर माली है तो बागवानी का काम सीख ले, कुर्मी है तो खेती का काम सीख ले, यादव है
तो भैंस कैसे पालना, ये अरे ये तुमको सिखाने की जरूरत है, ये तो हमारा परंपरागत है, ऐसे ही सीखे हुए है, तुमको स्किल डेवलपमेंट करने की सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वही सिखा करके आपको वहीं रोकना चाहते हैं कि आपका बच्चा आईएएस ना बने, नेता ना बने, क्योंकि जितने बन गए उन्हीं से परेशानी खड़ी हो गई। जितने बन गए वो लड़ रहे ना अधिकार के लिए, बोल रहे, तो उनको परेशानी है कि ये हैं इसलिए बोल रहे हैं। अगर ये नहीं रहेंगे तो नहीं बोलेंगे तो हमारे बच्चों को गुलाम बनाने का कार्यक्रम चल रहा है और हमें राशन पर खुश रखा जा रहा है। बाबा साहब अंबेडकर ने जब वोट का अधिकार दिया तो 4-4 बच्चे गंवा दिए। तो क्या इसलिए 4-4 बच्चे गंवा दिए कि राशन लेके वोट दे देना? इसके लिए तो गंवाए नहीं 4-4 बच्चे, बल्कि क्या कहा बाबा साहब ने, लिख लो अपनी दीवारों पर शासक हैं हम इस देश के। क्या कहा बाबा साहब ने, लिख लो अपनी दीवारों पर हम इस देश के शासक हैं, हमें राजा बनना है इस देश में। और इसलिए सबको वोट का अधिकार दिया और कहा कि अब रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा, राजा किसी को राजा नहीं बनाएगा। फिर राजा कहां से आएगा, तो बैलेट बॉक्स से राजा आएगा। और बैलेट बॉक्स में सबको वोट डालने का अधिकार दिया, चाहे वो राजा का लड़का हो तो उसका वोट भी एक ही गिना जाता है, और चाहे हम वोट डालें हमारा वोट भी एक ही गिना जाता है। ऐसा नहीं कोई राजा का लड़का हो तो उसका 10 वोट गिना जाएगा और हमारा वो 1 वोट गिना जाएगा, ऐसा नहीं है। सबके वोट की बराबर वैल्यू दिया ताकि हम लोग इस देश के शासक बन जाए। इस देश का जो बहुजन समाज है, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी मिलाकर 85-90% ये इस देश का शासक बन जाए, इसके लिए बाबा साहब अंबेडकर ने अपने 4-4 बच्चे गंवाए और कहा लिखो। तब दीवारें नहीं थी हमारे लोगों के पास, लेकिन फिर भी कहा लिखो अपनी दीवारों पर हम शासक है इस देश के। क्यों? क्योंकि वो हमारे दिमाग में डालना चाहते थे। काशीराम साहब ने कहा वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने कहा 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। मतलब हमारे महापुरुष किस बात के लिए लड़ाई लड़ रहे थे कि हमारा राजपाट आना चाहिए। जब आपका शासन होगा तो राशन मांगने की जरूरत नहीं है, आप राशन देने वाले हो जाएंगे। और आपने शासन दूसरों को दे दिया और खुद राशन पर आ गए। हमारे राशन पर जो पलते थे वो शासन में चले गए और हम राशन पर आ गए। आज हम किसान सम्मान निधि 500 रुपया महीना मिल जाती, उसमें खुश है। और हम ये नहीं कह रहे हैं भाई किसान के खेत में जो पैदा हो रहा है, कैमरा लगा है, जिसने बनाया उसने ना उसका कीमत निर्धारित किया को 10,000 में मिलेगा, 20,000 में मिलेगा। आप कुर्सी पर बैठे हो, जिसने बनाया उसने ना कीमत निर्धारित किया कि ये 200 में मिलेगी, 400 में मिलेगी। हम गाड़ी से आए हैं, उसको जिसने बनाया उसने ना कीमत निर्धारित किया को 10 लाख में मिलेगी, 20 लाख में मिलेगी। इसका मतलब क्या है, जो आदमी जो सामान पैदा करता है, जो सामान बनाता है, उसका दाम रखने का अधिकार भी उसी के पास में है। लेकिन किसान जब अनाज पैदा करता है, फसल पैदा करता है, तो उसका दाम रखने का अधिकार आजादी के 75 साल में किसानों को नहीं मिला। तो क्यों नहीं मिला? क्योंकि इस देश में अंग्रेज चले गए और ब्राह्मणों ने अपना राज स्थापित कर लिया। ब्राह्मण चाह रहे हैं कि फिर से इस देश में मूल्यवासियों को गुलाम बनाया जाए। जो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की वजह से जो आजादी मिली, जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं। ज्योतिबा फुले ने इस लड़ाई को लड़ा, साहू महाराज ने इस लड़ाई को लड़ा, बाबा साहब ने लड़ा, पेरियार ने लड़ा, और उसकी वजह से संविधान बना और संविधान में हम लोगों को अधिकार मिले। लेकिन आज वो अधिकार खत्म किए जा रहे हैं। आज पढ़ाई लिखाई का अधिकार खत्म किया जा रहा है। 3 कानून बनाकर जमीन छीनने की कोशिश हो रही है। और आपकी नौकरियां जो आरक्षण है, वो आरक्षण जब कुछ प्राइवेट हो जाएगा तो आरक्षण कहां रहेगा? आरक्षण तो सरकारी जगह है ना। लेकिन जब सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा तो आरक्षण भी खत्म हो जाएगा, आरक्षण 0 हो जाएगा और फिर हमारे लोगों को आपस में लड़ाया जाएगा। जैसे आरक्षण 0 हो रहा है एक तरफ और हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों को कहा जा रहा है यादव ले गए, यादव के पीछे तुम दौड़ो, हम आरक्षण 0 करते हैं, 0 में तुम और यादव लड़ते रहो। और ये अफवाह बहुत तेज फैलाई जा रही है कि देश को मुसलमानों से बहुत बड़ा खतरा है। क्या अफवाह फैलाई जा रही है? देश को मुसलमानों से बहुत बड़ा खतरा है, ऐसा ब्राह्मणों का कहना है। तो मैंने सोचा पता किया जाए कितना बड़ा खतरा है। तो मैंने पता किया कितना बड़ा खतरा है।
तो मैंने कहा सबसे पहले जहां से कानून बनता है, अगर वहां पर मुसलमानों का कब्जा मुसलमानों ने कर लिया होगा तो खतरा मुसलमानों से हो सकता है। तो जब उसके बारे में हमने पता किया तो पता चला कि आजादी के 75 साल में एक भी मुसलमान देश का प्रधानमंत्री नहीं बना, एक भी अनुसूचित जाति का आदमी देश का प्रधानमंत्री नहीं बना, एक भी आदिवासी देश का प्रधानमंत्री नहीं बना, और एक भी पिछड़े वर्ग का आदमी 5 साल के लिए देश का प्रधानमंत्री नहीं बना। देवगौड़ा कुछ दिन के लिए बने थे, उनकी सरकार गिर गई जब उन्होंने जाति आधारित जनगणना करने का फैसला लिया, और चौधरी चरण सिंह कुछ दिन के लिए बने थे, बाकी कोई पिछड़े वर्ग का आदमी 5 साल के लिए प्रधानमंत्री नहीं बना। अब आप लोग सोच रहे होंगे मोदी जी तो 8 साल से हैं, आप कह रहे हो कि एक भी पिछड़े वर्ग का आदमी नहीं बना। तो मोदी जी के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं। एक बार हम लोगों ने जिले में अपने जो प्रधान लोग जीते थे बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट से, उनसे मिलने का अभियान चलाया। तो एक प्रधान जी को ढूंढते ढूंढते हम उनके गांव में चले गए। एक आदमी गांव के बाहर बकरी चरा रहा था, उसको हम लोगों ने पूछा कि प्रधान जी का घर कौन सा है, तो उस आदमी ने इशारे से बताया कि प्रधान जी का घर वो है। उस घर में हम लोग घुस गए, पता चला वो घर तो बाबू साहब का है। हमने कहा साला शेड्यूल कास्ट का प्रधान लिस्ट में बता रहा है, ये तो ठाकुर के घर में घुस गए। हमने कहा ये कैसे हो रहा है गड़बड़। तो वो निकले, हमने पूछा प्रधान जी आप हैं क्या, तो हिचकिचाने लगे, बोले प्रधान तो हम ही रहते थे, इस बार सीट रिजर्व हो गई थी इसलिए दूसरे को बना दिया था। तब तक वो बकरी चराने वाला आदमी पहुंच गया, उन्होंने कहा इन्हीं को प्रधान बनाया, आप बैठिए, आपका जो काम होगा वो हो जाएगा। हमने कहा काम तो बाद में देखेंगे, पहले ये बताओ कि प्रधान जी की मोहर आपके घर रहती है या प्रधान जी के घर रहती, पहले ये बताओ। प्रधान की मोहर आपके घर रहती है या प्रधान जी के घर रहती, पहले ये बताओ। बोले भाई साहब मोहर रजिस्टर सब हमारे यहाँ ही रहता है, बता तो रहा हूं हमने ही प्रधान बनाया है तो हमारे यहाँ ही रहेगा, आपका काम हो जाएगा। तो मैं ये बताना चाहता हूं, जैसे हमारे तमाम रिजर्व सीट पे प्रधान बनाया जाता है और उनका मोहर और रजिस्टर बाबू साहब पंडित जी के घर पे रहता है, वैसे ही देश के प्रधानमंत्री की जो मोहर है वो मोहन भागवत के घर में रखी हुई है। मैं ये बताना चाहता हूं, और ये मैं बगैर किसी सबूत के नहीं बता रहा हूं, नहीं तो आप कहेंगे कि आप तो ऐसे ही मोदी के विरोध में हैं इसलिए बोल रहे हैं। ऐसे नहीं बोल रहे हैं। आप मूर्ख से मूर्ख आदमी ढूंढो, आपके गांव में जो सबसे ज्यादा मूर्ख आदमी उसको ढूंढो और कहो मारो अपने पैर पे कुल्हाड़ी, मारेगा, कहेगा मूर्ख हूं, इतना मूर्ख थोड़ा हूं अपना पैर कुल्हाड़ी से काट लूंगा। इसका मतलब कोई मूर्ख आदमी भी अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मार सकता। लेकिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, इसके बावजूद पिछड़े वर्ग के पैर पर कुल्हाड़ी चल रही है। पहली कुल्हाड़ी चली जब 314 पिछड़े वर्ग के बच्चे यूपीएससी की परीक्षा पास किए थे, उनको नियुक्ति से निकाल दिया। दूसरी कुल्हाड़ी चली वजीफा बंद कर दिया। तीसरी कुल्हाड़ी चली बजट में एक नया नहीं दिया। चौथी कुल्हाड़ी चली सुप्रीम कोर्ट में लिख करके दे दिया कि ओबीसी की गिनती नहीं करें। पांचवी कुल्हाड़ी चली लेटरल एंट्री कर रहे हैं, और लेटरल एंट्री से जो आईएएस बना रहे हैं बगैर परीक्षा के, उसमें एक भी बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के आदमी को नहीं बनाया, सारे के सारे सवर्णों को ब्राह्मणों को बनाने का काम किया। तो इससे यह बात पता चलता है नाम मोदी का है, काम कोई और कर रहा है। नाम मोदी का है और काम कोई और कर रहा है, इससे ये बात पता चलती है। और इससे ये बात साबित होती है कि जहां से कानून बनता है वहां ना हम हैं और ना मुसलमान हैं। और जहां से कानून पर अमल होता है, अधिकारी जो क्लास 1 क्लास 2 के हैं उस पे 80% ब्राह्मण और ऊंची जाति के लोगों का कब्जा है। इसका मतलब वहां भी ना मुसलमान है ना हम हैं। और फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर भी उनका कब्जा है, वहां भी ना मुसलमान है ना हम हैं। और जो मीडिया है, मीडिया पर भी ब्राह्मणों ने कब्जा किया, वहां पर भी ना मुसलमान है ना हम हैं। इसका मतलब देश के लोकतंत्र के जो 4 स्तंभ हैं उस पर कहीं पर मुसलमानों का कब्जा नहीं है और कहीं पर हमारा भी कब्जा नहीं है। तो ना हम हैं ना मुसलमान हैं, तो खतरा मुसलमान से कैसे है? इसका मतलब खतरा मुसलमान से है नहीं, क्योंकि मुसलमान कहीं है नहीं। तो हमारी मुसलमान की लड़ाई किस बात की है?
भाई कोई आपका जमीन कब्जा किया हो तो लड़ाई हो, कोई आपका घर कब्जा किया हो तो लड़ाई हो, कोई आपका अधिकार कब्जा किया हो तो लड़ाई हो। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, हर जगह ब्राह्मणों ने कब्जा किया है और हम मुसलमानों से लड़ रहे हैं। हमारी मुसलमान से क्या लड़ाई है? और मुसलमान विदेश से थोड़े आए, भारत में जो मुसलमान हैं यहीं के हैं, हम ही से धर्म परिवर्तित कर लिए। क्यों? ब्राह्मणों ने कहा तुम अछूत हो, मंदिर में नहीं घुस सकते, तुम हमको छू लोगे तो हम अपवित्र हो जाएंगे, तुम हमारा बर्तन छू लोगे तो बर्तन अपवित्र हो जाएगा, तुम हमारे साथ नहीं बैठ सकते, तुम मंदिर में नहीं आ सकते, तुम कर्मकांड नहीं कर सकते। तो इस्लाम आया, इस्लाम ने कहा यार तुम भी आदमी हम भी आदमी, बैठो हमारे बराबर दरी पे, खाओ हमारे प्लेट में खाना, चलो हमारे साथ मस्जिद में पढ़ो हमारे साथ खड़े होकर के नमाज। तो आदमी को केवल पेट की भूख नहीं होती, आदमी को सम्मान भी चाहिए। तो सम्मान जहां मिला उधर लोग कन्वर्ट हो गए। इसलिए भारत में आज इतनी संख्या में मुसलमान हैं, वो अरब ईरान से नहीं आए, हमारे ही भाई हैं। लेकिन भाई को भाई से लड़ाने वाला कौन है? जो दोनों भाई के हक पर कब्जा किया हुआ है, वो भाई को भाई से लड़ाने वाला वही है। आज ब्राह्मणों ने देश की विधायिका पर, कार्यपालिका पर, न्यायपालिका पर, मीडिया पर कब्जा किया हुआ है और वही ब्राह्मण हमारे लोगों को मुसलमानों के खिलाफ भड़का रहे हैं। कब्जा ब्राह्मणों ने किया और हम मुसलमानों से लड़ रहे हैं। जिसके पास कुछ है ही नहीं उससे लड़ोगे तो मिलेगा क्या? जिसके पास कुछ नहीं है उससे लड़ोगे तो मिलेगा क्या? जीरो से लड़ोगे तो जीरो ही रहोगे। तो जिन्होंने कब्जा किया है अगर उनसे लड़ोगे होगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा इसलिए यात्रा निकालना है कि अब मुसलमानों से लड़ाई नहीं होगी, अब इंसाफ की लड़ाई होगी। और इंसाफ क्या है? सबकी गिनती करो, जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना हिस्सा, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, चाहे जमीन हो, चाहे कल कारखाने हो, चाहे उद्योग धंधे हो, हर जगह जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना हिस्सा दिया जाए। यही इंसाफ है। हम किसी का हिस्सा खाना नहीं चाहते, लेकिन हमारे हक पर कोई कब्जा करे अब ये भी बर्दाश्त नहीं है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा जुल्म करने वाले से ज्यादा जुल्म सहने वाला जिम्मेदार होता है। अगर हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, हमारा हक अधिकार कोई खा रहा है और उसको हम नहीं बोलते, उसके खिलाफ नहीं लड़ते, तो ये हम ज्यादा गुनाहगार हैं और आने वाली पीढ़ियां हमको माफ नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि आने वाली पीढ़ियां कहेंगी हमारे बाबा दादा को तो विरासत में मिल गई थी, लोगों ने लड़ा था और वो फायदा ले रहे थे, लेकिन उनके सामने जब हमारे अधिकार खत्म हो रहे थे वो बोले नहीं, वो लड़ाई नहीं लड़े। अगर वो लड़े होते तो अधिकार बच गए होते, वो नहीं लड़े इसलिए अधिकार नहीं बचे। तो आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी। इसलिए ईवीएम के माध्यम से जो वोटों की चोरी हो रही है और जो संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश हो रही है, शिक्षा आरक्षण खत्म करने की साजिश हो रही है, इस साजिश को रोकने की लड़ाई लड़ना होगा। इसके लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से हम लोग ये कार्यक्रम चलाने का काम कर रहे हैं। 22 तारीख को हम लोगों ने पूरे देश भर में धरना प्रदर्शन किया, 18 अप्रैल को पूरे देश में रैली प्रदर्शन करेंगे और 25 मई को पूरा भारत भी बंद करने का काम करेंगे। अब इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। अब चुप बैठने से काम बनने वाला नहीं है। अगर आने वाली जनरेशन को बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है, तो अपने बच्चों को बचाने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए इस लड़ाई को लड़ने की जरूरत है। इस लड़ाई में आप लोग साथ सहयोग करेंगे, इस आशा और उम्मीद के साथ आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मूल्य। बैठ जाइए बस 2 मिनट हो। साथियों, अभी आप लोगों के बीच में माननीय चौधरी विकास पटेल जी ने